नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र ये चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज अपनी हिस्ट्री का जो टॉपिक हमारा छूटा हुआ था उसको हम अब कंटिन्यू करते हैं। हमने वहाँ ऋग्वैदिक काल तक पूरा पढ़ लिया था। वहाँ सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब जीवन हमने वहाँ पढ़ चुके थे। अब हमें देखना है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को भी हम वैसे ही देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे, इसके कुछ फीचर्स देखेंगे, फिर इसका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, और इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। इसके हमने केवल साहित्यिक स्रोत जरूर देखे थे वहाँ आखिरी लास्ट क्लास तक। तो अब हम उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। आप ऋग्वैदिक काल को पूरा समझ चुके हैं, क्योंकि हम वैदिक काल को जो है वो दो भागों में क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं। दो भागों में देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के रूप में देखते हैं, जिसका हमने समय भी वहाँ आपको बताया था, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के मध्य हम उसको देखते हैं। इसके बाद हम 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के मध्य हम उत्तर वैदिक काल को देखते हैं। इन दोनों में एक अंतर भी है। अंतर भी हमने वहाँ स्पष्ट किया था। जैसे ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका अस्थायी जीवन था, यानी घुमक्कड़ जीवन था। वो पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। लोहे से अनभिज्ञ थे। तो ये सब क्वालिटी आपने कहाँ देखी? ऋग्वैदिक आर्यों के पास। और उनका जो क्षेत्र भी था वो सतसैंधव प्रदेश तक था, यानी सिंधु, सरस्वती और 5 सहायक नदियाँ जो है सिंधु की 5 सहायक नदियाँ। इसके बाद हम इसको देखते हैं तो यहाँ अंतर क्या आ जाता है, इनका जीवन अब स्थायी होता है। क्यों स्थायी क्यों होता है? क्योंकि अब ये कृषि करने लगे हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय अब कृषि है, और गौण व्यवसाय के रूप में ये पशुपालन कर रहे हैं। जबकि वहाँ गौण व्यवसाय के रूप में क्या था, वहाँ कृषि था, इसलिए उनका जीवन घुमक्कड़ था। बहुत स्पष्ट है और बहुत क्लियर करके रखे आप। इनका क्षेत्र की बात करें तो अब ये सतसैंधव क्षेत्र से आगे बढ़कर गंगा यमुना द्वीप तक आ गए हैं, और दक्षिण में देखा जाए तो ये विंध्याचल यानी नर्मदा नदी के तट तक आ चुके हैं। और इनकी पूर्वी सीमा की बात की जाए तो सदा नीरा यानी गंडक नदी तक ये पहुंच चुके हैं। वहाँ के आपको पता था कि गंगा यमुना के बारे में केवल वो नाम जानते थे, अब यहाँ बढ़ चुके हैं, यानी सतसैंधव क्षेत्र से आगे बढ़ चुके हैं। इनकी उत्पत्तिकर्ता की बात की जाए तो कौन है? वही आ रहे हैं जो अब आगे की तरफ बढ़ कर आए हैं। अच्छा, क्यों बढ़ पा रहे हैं? वजह है क्योंकि इस समय लोहे की क्या हो गई है? खोज हो गई है। तो लोहे की खोज या लोहे के मिलने की वजह से वनों की क्या हुई? कटाई हुई, वनों को आग से जलाया गया। इस तरीके से वो क्षेत्र का विस्तार हुआ है। तो हम अब देखेंगे ऋग्वैदिक काल की फीचर्स, और उसकी तुलना करने के लिए हमें ऋग्वैदिक काल का सहारा लेना होगा। तो इसके बारे में हम लिखते हैं अब कुछ नोट्स जो आपको जरूरी एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनको भी हम देखते हुए बीच में इसको समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे क्या? उत्तर वैदिक काल को आप देख रहे हैं। देखिए इसका समय क्या है। यदि इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए कि इसका समय कितना है, तो आपको इसका समय ध्यान रखना है 1000 से लेकर 600 बीसी के मध्य। ये इसका हो गया टाइम। अब क्योंकि हम दो कालों में पढ़ते हैं वैदिक काल को, तो स्पष्ट है ना आपको, 1500 से लेकर 1000 तक ऋग्वैदिक काल को देखते हैं, और हम उत्तर वैदिक काल को 1000 से लेकर 600 बीसी के मध्य देखते हैं। अब इसके बारे में भी कुछ आप जाने। यह वहां आपने क्या जाना था? ये जो आर्य थे वो कैसे थे? वहां घुमक्कड़ जीवन, यानी उनका स्थायी जीवन नहीं था। यहाँ क्या देखना पड़ रहा है? यह आर्य या यहाँ या यह लोग, ऐसा लिखे आप, यह लोग स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे हैं। ठीक, क्यों करने लगे हैं? एक सही, इनका अगले ही सेंटेंस से आप क्लियर हो जाएगा। इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या हो गया है? इनका जो प्रमुख व्यवसाय है अब कृषि हो गया, और गौण यानी सेकेंडरी जो व्यवसाय है इनका वो क्या हो गया है? पशुपालन हो गया है। ठीक, इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा गौण व्यवसाय क्या हो गया? इनका पशुपालन। अच्छा, कृषि का विकास क्यों हुआ? इसकी भी वजह है क्योंकि यहाँ लोहे की क्या हो चुकी है? खोज हो चुकी है। लोहे के हल बने, इससे जमीन को जोतना आसान हुआ और पैदावार भी क्या हुई? बढ़ी। तो ये समझे, इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा गौण व्यवसाय पशुपालन हो गया। और क्या जानेंगे इनके बारे में? और जानेंगे यह लोहे से परिचित थे। यह लोहे से
परिचित थे। अब पहली बार इन्हें लोहा कहाँ देखने को मिला, तो यूपी के, लिखेंगे आप, यूपी के एक जिला है आपका, उसका नाम है यूपी के एटा जिले में, यूपी के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा में नामक स्थान पर, अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे के साक्ष्य मिले, ठीक। और इनका जो विस्तार को तो हम लोग देखेंगे कि इनका विस्तार 706 से बढ़कर कहां तक पहुंचता है, गंगा यमुना द्वाब तक पहुंचता है। अच्छा, अब ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी है या इसका जो स्रोत है वो हमें कहां से पता चला, तो पुरातात्विक साक्ष्य तो वही है जो आपके हमने वहां पढ़ाए थे। यहाँ एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है, तो लिखेंगे आप, स्रोत में लिखेंगे इनकी जानकारी जो आपके अंतिम 3 वेद हैं, ऋग्वेद को छोड़कर, क्योंकि ऋग्वेद की जानकारी तो ऋग्वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद को छोड़कर अंतिम 3 वेद लिखेंगे, इनकी जानकारी हमें अंतिम 3 वेद कौन से, आप लोग लिख लेंगे, हम तो यहां बता दे रहे हैं। अंतिम 3 वेदों से आपको लिखना है यहाँ सामवेद या यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक। ये लास्ट के 3 वेद, और 3 वेद के अलावा हम इसको ऐसा अंडरलाइन करते जा रहे हैं या हम इसको ब्लैक से करते हैं, 3 वेदों से, और इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों से। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, इनको भी हम बता चुके हैं पिछली क्लासों में। ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जिनको वेदों को सरलता से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है, और ये प्रायः गद्य वाले भाग वाले हिस्से में रहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, इसके बाद आरण्यक हो गया। आरण्यक मतलब क्या होता है, जंगल, इसको वन पुस्तक भी कहते हैं। शिष्य द्वारा जंगल में जाकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करने को ही हम आरण्यक कहते हैं, या जंगल में प्राप्त ज्ञान, वो भी गुरु शिष्य को ज्ञान वहां समझाए। और जो आरण्यकों की संख्या है वो 7 है। और यहाँ क्या ज्ञान दिया जाता है, तो यहाँ दर्शन, दार्शनिक, रहस्यवाद जैसी विषयों का यहाँ ज्ञान दिया जाता है। आरण्यक के बाद होता है आपका उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये हम बता चुके हैं, 108 है। और उपनिषद क्या होता है, निकट में बैठकर, यानी गुरु के पास बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। इनको वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि अंत में जोड़े गए, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। और यहाँ किसका चर्चा होती है, यहाँ होती है आत्मा परमात्मा जैसे रहस्यों की यहाँ चर्चा होती है। इनको हम पढ़ा चुके हैं, इसको वेदांत भी कहते हैं, वेदांत, ठीक, क्योंकि आखिरी में जोड़ा गया। और उपनिषद के बाद क्या है, उपवेद है। उपवेद के बाद यहाँ वेदांग है। वेदांग क्या है, वेदों को आसानी से समझने के लिए, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसको हम उपवेद तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उपवेद के बाद आप ऊपर लिख लें, यहाँ हम ऐसा लेके आते हैं, उपवेद के बाद आप क्या लिख लेंगे, वेदांग। ये होगा इनके, इनसे हमें क्या, इनकी जानकारी। वेदांग क्या है, वेदों को आसानी से समझने के लिए ऋषियों द्वारा इनकी रचना की गई है। जो 6 होते हैं, शरीर के अंगों से तुलना की गई। इन सबको हम इसके पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ जो उत्तर वैदिक काल है, इसका समय कितना है, 1000 से लेकर 600 BC तक इसका समय है। ये लोग स्थायी जीवन जीते थे। क्यों जीते थे, प्रश्न तुरंत मिलेगा, क्योंकि अब ये व्यवसाय इनका जो है वो कृषि है और पशुपालन का गौण व्यवसाय हो गया, ठीक। कृषि क्यों हो रही है, क्योंकि लोहे से ये परिचित हो गए हैं। लोहे से उत्तर भारत की जो जमीन है, आपको पता है, वहाँ उपजाऊ, एक तो जड़ोल मृदा का है, दूसरा लोहे के वजह से गहरी जुताई हुई और वहाँ उत्पादन बढ़ चुका है। उत्पादन बढ़ चुका है, जब आपके पास अतिरेक उत्पादन होता है तभी तो विकास होता है। तो यहाँ लोहे से परिचित थे। प्रूफ कहाँ मिला, वहाँ लोहे का जानकारी नहीं थी। यहाँ लोहे के यूपी के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और स्रोत, हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, तो हमें इसकी जानकारी अंतिम 3 वेद,
अंतिम 3 वेद का आशय सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को आसानी से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती है। आरण्यक है, आरण्यक होता है जंगल में प्राप्त ज्ञान, यानी शिष्य द्वारा गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना। विषय क्या होता है? दार्शनिक और रहस्यवाद। इसके बाद होता है आपका उपनिषद। उपनिषद में क्या देखना? 108 होती इनकी संख्या। निकट बैठकर यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को उपनिषद लास्ट में जोड़ा गया, इसलिए इसको वेदांत बोलते हैं। इसके बाद उपवेद, वेदों के उपवेद है, इनको भी हम पढ़ा चुके हैं। वेदांग, वेदांग क्या है? वेदों को समझने के लिए ऋषियों द्वारा जो रचना की गई है उसको वेदांग कहते हैं। शरीर के 6 अंगों से इसकी तुलना की गई। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखें, हम सबको पूरा डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। अब हमें आगे क्या बढ़ना है? अब हम उत्तर वैदिक काल का क्या देखेंगे? विस्तार देखेंगे, यानी अगली हेडिंग क्या लिखेंगे आप? भौगोलिक विस्तार। और ये कुछ जो आपने सामान्य जानकारी जानी, इससे आप ऋग्वैदिक काल का अंतर भी समझ चुके हैं। लिखेंगे आप भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार। तो इसका भौगोलिक विस्तार क्या है? अब ये आर्य जो है वो सतसंध प्रदेश से आगे बढ़कर कहां पहुंच चुके हैं? ये पहुंच चुके हैं आपके गंगा यमुना द्वीप तक। आप देखें अब इसको, ये सत्संध प्रदेश किसका था? ये था ऋग्वैदिक आर्यों का। अब यहां क्या देखना है आपको? गंगा यमुना द्वीप तक बढ़ चुके हैं, तो ये हो गई आपकी, इसको हम गंगा रिवर कहते हैं। ठीक, और ये क्षेत्र कौन सा है? ये आपकी विंध्याचल रेंज है, या इसको हम अभी नर्मदा नदी कह रहे हैं, नर्मदा नदी। और इसी को हम, इसके ऊपर नर्मदा नदी के ऊपर क्या है? विंध्याचल रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक, तो ये आपकी यमुना हो गया। ये क्या है? यमुना है। गंगा हो गया, यमुना हो गया। तो गंगा यमुना, यानी अब आप क्या लिखेंगे इनका भौगोलिक विस्तार होगा? भौगोलिक विस्तार में आप क्या लिखेंगे? उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार सतसंध प्रदेश से आगे बढ़कर गंगा यमुना द्वीप तक हो गया। लिखेंगे, ये समझ रहे हैं ना आप कुछ मैप से? उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार, उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार अब सतसंध प्रदेश से आगे बढ़कर गंगा यमुना द्वीप तक हो गया। यानी जो अभी तक यहाँ सतसंध प्रदेशों तक ये लोग थे, अब ये कहां तक बढ़ा है? गंगा यमुना द्वीप तक बढ़ा है। एक आप नाम देखेंगे यहाँ, चाहो तो हम यहाँ नोट में लिखा देते हैं इसको, तो चाहो तो आप यहीं डायग्राम में लिख लें, चाहो तो आप यहीं डायग्राम में लिख लें। क्या लिखेंगे? हिमालय, जो ऊपर आपका ये रेंज कौन सी है? ये हिमालय रेंज है, वृहद हिमालय। हिमालय जब भी हम ज्योग्राफी में आपको क्लियर करेंगे, हिमालय 3 होते हैं, इसको हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, आपका बृहद हिमालय, तो उन पर हम बाद में चल, अभी तो आप देखें हिमालय रेंज है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, यानी ये वाला, इसको बोला जाता था क्या? मध्य भारत। और गंगा यमुना के क्षेत्र को बोलते थे हम, क्या बोलते थे? हम बोलते थे आपके इसको ब्रह्मर्षि ऋषि बोलते थे, ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो गंगा यमुना के द्वीप के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि ऋषि, और हिमालय, क्योंकि ये आपका हिमालय वाली रेंज है, आपको नोट में हम यहाँ लिखा दे रहे हैं। क्या लिखा दे रहे हैं हम आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना हो? हम इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं, हिमालय और विंध्याचल पर्वत,
हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य को हम क्या बोलते हैं? पर्वत तक को हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य को, या विंध्याचल, हिमालय और विंध्याचल पर्वत तक क्या कहा जाएगा? मध्य भारत। ठीक, एक तो आप ये देखेंगे नोट में, दूसरा देखेंगे आप क्या लिखेंगे? आप यमुना और गंगा के द्वाब को हम क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश। कई बार एटमोलॉजी पूछ ली जाती है, तो आप दोनों को यहां जानते रहिए। ठीक, अब देखें आप, जो आर यहां थे वो कहां तक पहुंच गए हैं? बाकी इसकी पूर्वी सीमा तो सदा नीरा नदी, गंडक नदी तक है, और दक्षिण में देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी या नर्मदा तक आप कह सकते हैं। ये आपने जाना। अब हम इसको और क्या देखते हैं? आपने डायग्राम में इसको हल्का सा समझा क्या है। अब हम इसके क्षेत्र को देखते हैं अभी और स्पष्ट करते हैं। यहां तो क्लियर हुआ आपको? देखो, अब इन आर्यों का जो क्षेत्र है वो कहां तक बढ़ चुका है, इसको देखें। तो तुर्कमेनिस्तान तक तो वो थे ही, है ना, अफगानिस्तान तक थे। अब यहां कहां तक बढ़ चुके? क्योंकि वहां तो केवल देखिए आप पश्चिमी यूपी तक थे। अब देखें आप इसको और स्पष्ट करें। तुर्कमेनिस्तान तक तो वो थे उत्तर में, और यहां अफगानिस्तान हो गए आपके कहां? पश्चिम में। और पूर्व में कहां है तक पहुंच गए ये लोग? पूर्व में पहुंच गए ये सदा नीरा नदी, सदा नीरा नदी। सदा नीरा नदी जो है वो आपकी गंडक है, गंडक नदी। और दक्षिण में देखा जाए तो कहां तक आ गए हैं ये लोग? विंध्याचल। पहले कहां तक थे? अरावली रेंज तक थे, और अब कहां तक आ गए हैं ये लोग? विंध्याचल रेंज तक। विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी तक। और चाहो तो आप यहां लिख सकते हो रेवा नदी। रेवा नदी नर्मदा का ही एक नाम है। तो ये आपने क्या देख ली? इनकी सीमाएं देख ली। ठीक, अब हम और क्या समझेंगे इसमें? और पूरब में और हमें यदि प्रूफ चाहिए हो, एविडेंस की बात की जाए, तो यहां आप चाहो तो पूरब में पूर्वी हिमालय, और भी हमें एविडेंस मिले हैं पूर्वी हिमालय की 3 चोटियों की, 3 चोटियों की जानकारी मिली है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये पूरब की तरफ आए। कई बार उन 3 चोटियों का आपसे नाम भी पूछा जाता है, तो है मैनाक, मैनाक चोटी, और इसके बाद जो है आपकी कौंच, कौंच चोटी, और एक आपकी है कौन सी? एक आपकी है आपकी त्रिकुट। तो इससे कह सकते हैं जो आर है आपके पूर्वी हिमालय तक आ चुके। पहले आर कहां तक थे? पश्चिमी हिमालय तक की उन्हें जानकारी थी, पूर्वी हिमालय की जानकारी नहीं थी। तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान यानी पूरा पाकिस्तान वाला क्षेत्र। पूरब में कहां तक आ गए? भारत तक, सदा नीरा तक आ गए। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी तक आ गए, यानी नर्मदा तक भी आप देख सकते हैं। और पूर्वी हिमालय हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूर्वी हिमालय की 3 चोटियों की हमें जानकारी मिली है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो भौगोलिक विस्तार हो रहा है इनका, इसके क्या कारण है? तो आप कारणों पर देखिए, एक एक चीज आपको यहां स्पष्ट होगी और क्लियर होगी। एक चीज आपको यहां क्लियर होगी और स्पष्ट होगी। भौगोलिक विस्तार का, यही लिख लें आप, प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण देखो, पहला कारण क्या है? पहला कारण लोहे की कुल्हाड़ी। पहला कारण क्या है? लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को काटकर, देखेंगे आप, लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को काटकर। दूसरा, एक तो हो गया लोहा हुआ, कुल्हाड़ी से जंगलों को क्या किया गया? काटा गया, एक तो कारण। दूसरा, वनों को जलाकर, वनों को, क्योंकि वनों को जलाकर। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भूमि की महत्ता बढ़ गई है जलाकर।
भूमि की महत्ता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय हो गया है। और ये जो क्षेत्र है आपका उत्तर भारत का, जमुना, गंगा यमुना द्वाब वाला, यहाँ जलोढ़ मृदा है और ये पर्याप्त उपजाऊ क्षेत्र है, आज भी है। ठीक, तो अब ये जो हमने बात की है वनों को जलाकर, इसका मतलब कहीं हमें इसका एविडेंस मिला होगा वनों को जलाने के लिए। तो इतरे ब्राह्मण के अनुसार, इतरे ब्राह्मण में एक जिक्र है, लिखेंगे आप, नहीं सॉरी, शतपथ ब्राह्मण है वो, शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी दी गई हुई है। क्या कहानी दी गई है? गौतम राहुगढ़ और विधेय माधव की कहानी। लिखेंगे आप, गौतम राहुगढ़ प्लस विधेय गौतम राहुगढ़ विधेय माधव की कहानी दी, कहानी का चर्चा है। और इस कहानी में क्या है? इस कहानी में यह है कि विधेय माधव के मुख से आग का गोला निकला और वो जंगलों को जलाता गया, और जब वो आग का जो गोला है वो सदा नीरा नदी या गंडक नदी में गिरता है, तब जाके वो आग शांत होती है। तो ये कहानी की चर्चा है। और इस कहानी से स्पष्ट होता है कि इन उत्तर वैदिक जो आर्य है, इनकी पूर्वी सीमा कहाँ तक थी? सदा नीरा या गंडक नदी तक थी। तो विधेय माधव में क्या कहा गया है? आग के, इनके मुख से, ऐसा उसमें चर्चा है, इनके मुख से आग का गोला से जंगल जल गया और सदा नीरा नदी में आग का गोला शांत हुआ। ठीक, तो ये कहानी है। इससे स्पष्ट होता है कि वनों को जलाकर क्या किया गया होगा? साफ किया गया। वजह क्या है? कृषि यहाँ अब प्रमुख हो गई है। और एक और यहाँ कारण है, अब राजाओं जो हैं वो युद्धों द्वारा क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं। यानी राजाओं के द्वारा, राजा द्वारा युद्धों को जीतकर क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। क्योंकि पहले क्या देख रहे थे, अब जब हम इस पर आएंगे तो अभी आप क्लियर हो जाएंगे। ये तो आपने क्या समझा? ये समझा आपने जो भौगोलिक विस्तार हो रहा था उसके तीन कारण आपने स्पष्ट देखे। लोहे कुल्हाड़ी से जंगलों को काटा जा रहा है, वनों को जलाकर मैदान बनाया जा रहा है। और ये आपको प्रूफ कहाँ मिल गया? शतपथ ब्राह्मण में इसका एविडेंस मिल गए। राजा द्वारा युद्धों को जीता जा रहा है, राजा द्वारा युद्ध जीतकर क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। अब हम राजा को देखते हैं, यानी हम अब राजनीतिक जीवन देखते हैं। ये आपने कुछ बेसिक तथ्य जान लिए उत्तर वैदिक काल के बारे में, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है और कहाँ कहाँ तक ये फैला है, आपने मानचित्र में भी स्पष्ट किया। और इसके साथ साथ आपने इसका कारण भी जाना, क्यों इसका भौगोलिक विस्तार हो रहा है। अब हम देखते हैं इसका राजनीतिक जीवन, इसको भी हम यहीं आज कंप्लीट करेंगे। राजनीतिक जीवन। अब राजनीतिक जीवन जब हम देखते हैं तो यहाँ क्या देखेंगे? हम यहाँ देखेंगे कि जो इनका राज्य है वो कैसा बटा हुआ है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? आपने ऋग्वैदिक काल में जाना है, वहाँ सबसे बड़ी इकाई जन थी या कबीला था, और सबसे छोटी इकाई गृह या कुल था। यहाँ भी छोटी इकाई तो गृह या कुल होगा, और जो सबसे बड़ी इकाई होगी वो हो जाएगा जनपद। जनपद कैसे बना? दो जनों से मिलकर या दो से अधिक जनों से मिलकर जनपद का निर्माण होता है। तो अब लिखेंगे यहीं, इसी को हम यहीं इसको क्लियर कर दे रहे हैं। आप लिखेंगे जनपद। जनपद क्या है? सबसे बड़ी क्या है? प्रशासनिक इकाई है, या सबसे बड़ी इकाई लिख लें आप। अभी जनपद बनता कैसे है वो भी आप इसको यहां लिख लें। जन प्लस जन इक्वल टू क्या बनता है? जनपद बनता है। ठीक, और इसको क्या देखना चाहो? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जनों से मिलकर, और जो जनपद है यहां, अच्छा जो जनपद है इसका विकास हुआ कैसे? तो
तो इसका विकास की यदि बात की जाए, इस जनपद का जो विकास हुआ है ये भी कैसे हुआ है, युद्धों से, युद्ध और लोहे से इसका विकास हुआ है। ठीक, अब जनपद के बाद क्या आंसर दूसरी इकाई है, जन है। वहां आपने देखा है जन का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था, उसको गोपति भी कहते थे, क्योंकि उस समय राजा का कार्य क्या था, कबीले की रक्षा करना और गायों के लिए लड़ना। यहाँ बदल चुका है, यहाँ भूपति बोलेंगे, क्योंकि अब राजा जमीनों की लड़ रहा है। जन के बाद क्या है, छोटी इकाई बिस, जिसका प्रमुख बिस्पति होता था। और बिस के बाद क्या है आपका, गांव होता है, जिसको हम ग्राम कहते हैं। और ग्राम के बाद गृह, या इसी को हम कुल कहते हैं। और ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो प्रश्न कभी बनता है तो उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जनपद है, सबसे छोटी इकाई कुल या गृह है। क्यों जनपद का विकास हुआ, युद्ध और लोहे की वजह से। ठीक, ये भी आपने यहाँ स्पष्ट किया है। इस काल में, अब अगला लिखते हैं, इस काल में ये आपको क्लियर हो गया, इकाइयां क्लियर होगी राजनीतिक जीवन में। अब हम देखते हैं, देखो वहां जन अलग थे, कबीले आपस में लड़ते थे पशुओं के लिए, या ठीक है, क्योंकि वहां प्रमुख जो धन या व्यवसाय होता था, जो प्रमुख धन या संपदा मानी जाती थी वो पशु माने जाते, जिसके पास जितने ज्यादा पशु उतना समृद्ध माना जाता था, और जिसके पास जितने ज्यादा पुत्र, यही था वहां परिवार की समृद्धता का आधार। क्या था, परिवार में कितने लोग हैं। ठीक, तो अब यहां हमें क्या देखना है, इसमें हम पढ़ रहे हैं इस काल में हो क्या रहा है। इस काल में ये हो रहा है, कबीले संयुक्त होना प्रारंभ हो गए। इस काल में कबीले मतलब वही जन, इस काल में कबीले संयुक्त होना, इस काल में कबीले संयुक्त होना प्रारंभ हो गए। ठीक, इस काल में कबीले संयुक्त होना प्रारंभ हो गए। अब कुछ कबीले हैं जिनको आप देखेंगे कौन कौन से हुए। तो पहला आप देखें कौन सा कबीला यहां संयुक्त हो रहा है, तो आप देखेंगे पूर्व भरत। वहां अलग अलग कबीले थे पर यहां साथ हो गए, कुछ बनेंगे वो पुरु प्लस भरत, ये दो जन है। इनसे क्या बनेगा, इनसे जो कबीला बनता है, यानी मतलब जो जनपद बनता है वो है आपका कुरु जनपद। कौन सा जनपद बनेगा यहाँ, कुरु जनपद। और कुरु जनपद के बारे में आप और एक चीज ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या, यह सबसे समृद्ध जनपद था। क्या था ये, समृद्ध जनपद था। ठीक, अब कुरु जनपद जो है उसका यदि क्षेत्र देखें वर्तमान में, तो इसका जो क्षेत्र आप देखा जाए वर्तमान में, इसको क्षेत्र देखना हो आपको, तो ये कुरु क्षेत्र जो है वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र जगह है। तो आप चाहो तो इसका लिखें वर्तमान क्षेत्र क्या है इसका आज की डेट में, तो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र स्पष्ट ना हो रहा हो तो लिखेंगे आप दिल्ली व हरियाणा वाला है। ठीक, अब इसके बारे में कुछ जाने आप। यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा क्योंकि समृद्ध है, तो यहाँ क्या था, ये आप समझ रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं जो जन है, अब यहाँ जनपद बन रहे हैं, यानी दो या दो से अधिक जन मिलकर आपस में जनपद मिल रहे हैं। तो पुरु और भरत दो जन हैं, ये आपस में मिलकर बने हैं कुरु जनपद, और कुरु जनपद जो बना है वो सबसे समृद्ध है। और कुरु जनपद के बारे में लिखेंगे यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा, अकाल नहीं पड़ा, अकाल नहीं पड़ा। दूसरा क्या लिखेंगे, यहां कभी टिड्डियों ने हमला नहीं किया। आपने देखा होगा टिड्डियां आती हैं पूरी फसल को बर्बाद करते, यहां कभी टिड्डियों ने हमला नहीं किया। ठीक, तो ये बड़ा समृद्ध है, उसकी दो वजह भी हमने आपको स्पष्ट करा दी, ये यहां हमें एविडेंस मिले हैं। यहां इसी में देखेंगे जो कुरु जनपद है, कुरु जनपद में कुछ राजा हुए आपके, जैसे प्रांतिक राजा हुए। प्रांतिक, ये राजा लिखा रहा है इसमें, तो प्रांतिक राजा जो हुए, प्रांतिक प्रतिप्रिय जो राजा हुए, इन्होंने जो राजधानी बनाई, वो राजधानी कौन सी बनाई, हस्तिनापुर। जो प्रारंभिक राजधानी बनी इनकी, हस्तिनापुर नहीं है, प्रारंभिक राजधानी यहां लिखते हैं हम
प्रारंभिक या प्रारंभ, वो थी आपकी अंश दीवत। ठीक, और इसके बाद प्रांतिक राजा के बाद जो राजा आते हैं वो होते हैं आपके राजा परिच्छेद। इनके बारे में आपको जानना है। परिच्छेद, परिच्छेद, राजा परिच्छेद। परिच्छेद के बारे में क्या जानना है? इन्हें अथर्ववेद में मृत्यु लोक के देवता के रूप में कहा गया है। किनके बारे में? अथर्ववेद में। तो पूछा जाता है मृत्यु के देवता या मृत्यु के देवता किसको कहा गया है? राजा परिच्छेद को। अथर्ववेद, अथर्ववेद में राजा परिच्छेद को क्या कहा गया है? मृत्यु देव का या मृत्यु लोक का। ठीक है, मृत्यु लोक का देवता, मृत्यु लोक का देवता किसको कहा गया है? राजा परिच्छेद को। और राजा परिच्छेद ने ही इस राजधानी को बदला और कहाँ किया? हस्तिनापुर किया, हस्तिनापुर। बस इनके बारे में इतना ही आपको जानना है। बाद में ये राजधानी हस्तिनापुर से कौशाम्बी तक भी पहुंची। अब अगला ये समझ गए आप, कुरु और भरत दो जन मिलकर बने कुरु जनपद। अब अगला जनपद और देखें आप, क्योंकि हम 2-3 जनपदों के यहाँ उदाहरण आपको बताएंगे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गया था। अब आगे चल के जो काल आएगा वो महाजनपद हो जाएगा, जिसमें कई जनपद मिल जाएंगे। कीवी और तुर्बीस, दूसरा कौन सा है? कीवी, कीवी और तुर्बेश। कीवी और तुर्बेश मिलकर बनता है आपका कौन सा जनपद? पंचाल जनपद। और पंचाल जनपद कहाँ है? बदायूं, फरक्काबाद और बरेली, बारेली में। तो आप क्या लिखेंगे? पंचाल जनपद बनाया। ठीक, पंचाल जनपद। और इनका क्षेत्र वर्तमान आपको लिखना हो तो चाहो लिख लें। क्या है वर्तमान में? जो है आपका बदायूं, है ना, और हमने क्या बोला? बरेली, फर्रुखाबाद, ये सब जो एरिया है ये सब आपका कहाँ पड़ता है? पंचाल जनपद में पड़ता है। ठीक, तो कीवी प्लस तुर्बीस मिलकर बनते हैं आपके पंचाल जनपद। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे सीबी। आप इसके बाद क्या देखेंगे? सीबी और भलानस। इसके बाद देखेंगे आप सीबी और भलानस। सीबी प्लस भलानस, इनसे मिलकर कौन सा जनपद बनता है? तो बनता है कैकई जनपद। कैकय, कैकय जनपद है। कहाँ पड़ता है? ब्यास नदी के तट पर बनता है। और यहाँ इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लें, फैक्ट है, क्योंकि कहाँ है वर्तमान में इसको देखा जाए तो कहाँ है? ब्यास नदी के तट पर है। और यहाँ जो राजा हुए कहाँ? आपके कैकय जनपद में। उनका नाम है अश्वपति। अश्वपति यहाँ एक राजा हुए, ये राजा है यहाँ के। और ये राजा जो अश्वपति हैं ये दार्शनिक राजा हुए यहाँ, दार्शनिक राजा। और ये इतने दार्शनिक थे, यार इनके जो क्षेत्र में जो क्वालिटियाँ थी वो क्या थी? यहाँ कभी चोरी नहीं हुई, यहाँ कोई मद्यपान नहीं करता था और कोई व्यभिचारी नहीं था, कोई चोर नहीं था। यहाँ ऐसा लिखेंगे आप, यहाँ कोई चोर नहीं था। और इसके बाद कोई व्यभिचारी नहीं था और कोई मद्यपान भी नहीं करता था। राइटिंग थोड़ा हो तो हम बोल तो जा रहे हैं, आप उसको लिख लें। ये हो गए आपके क्या? हमने आपको 3 जनपद यहाँ स्पष्ट रूप से क्लियर किए। अब हम बस यहाँ एक लास्ट पोर्शन देखेंगे, राजा। यहाँ राजा जो था वो क्या क्या उसकी भूमिका बदल गई थी। तो राजा की यहाँ बहुत सारी भूमिकाएं बदल गई हैं। पहली बात, राजा यहाँ अब वंशानुगत हो गया है। राजा अब यहाँ क्या हो गया है? वंशानुगत हो गया है। ठीक, और क्या हो गया है? राजा अब यहाँ भूपति कहलाने लगा है। और
कई, जैसे पूर्व का राजा है तो अपने आप को सम्राट कहता है, पश्चिम का राजा कुछ कहता है, उत्तर का अपने आप को कुछ और नाम से रहता है, और युद्ध जीतने के लिए वो अब यज्ञों का सहारा लेता है। यहाँ कई यज्ञ देखने को मिलेंगे। राजा पर अब सभा समिति नामक जो संस्थाएं हुआ करती थी उनका यहाँ कोई नियंत्रण नहीं। सभा समिति जानते हो आप, सभा क्या है? सभा का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में 8 बार हुआ है, और ये एक टाइप की लोकसभा है। यहाँ श्रेष्ठ जनों की सभा थी। समिति में क्या था? 9 बार उल्लेख हुआ था। यहाँ लोकसभा के रूप में इसको देते। इसमें आम जनों की सभा होती थी। इसके बाद विदर्थ था, जिसके बारे में हमने बताया सबसे प्राचीनतम सभा थी। तो ये हमने फिर गण था, तो ये हमें सभाएं तो वहाँ पढ़ चुकी थी। तो वहाँ राजा पर सभा समिति नामक का नियंत्रण होता था। यहाँ सभा समिति नामक नियंत्रण से वो राजा क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। अब राजा का प्रमुख कार्य कबीले की रक्षा करने नहीं है, अब उसका क्षेत्र विस्तार करने में उसका लगा हुआ। और एक और देखें, जो युद्ध जीते जा रहे थे उस समय कबीले को श्रेय दिया जाता था। अब यहाँ जो युद्ध जीतते हैं वो राजा जिताता है, यानी राजा अब यहाँ वंशानुगत हो गया है। ठीक, तो यही कुछ आपको चीजें यहाँ देखना है। क्या देखेंगे राजनीतिक जीवन में? आप यहाँ राजा देख रहे हो आप, तो कुछ चीजें आप राजा के बारे में जाने कि उत्तर वैदिक काल में राजा क्या है। राजा तो एक तो समझ गए आप, जो जनपद है उसका प्रमुख हो रहा है। तो अब राजा यहाँ क्या है? तो यहाँ राजा, अब राजा लिखेंगे, अब राजा का पद वंशानुगत हो गया है, हो गया था। ठीक, दूसरा और क्या है? ठीक नहीं चल रहा। संपूर्ण क्षेत्र का स्वामी हो गया वो। अब वह संपूर्ण क्षेत्र का स्वामी कहलाने लगा, स्वामी हो गया। यानी उसको अब किस नाम से बोलते थे लोग? भूपति। वहां पहले गौपति बोलता जाता था, क्योंकि गायों की रक्षा के लिए और कबीलों की रक्षा करने का उसका प्रमुख कार्य था। ठीक है, तो यहाँ अब संपूर्ण क्षेत्र का स्वामी हो गया वो, इसलिए उसको भूपति कहने लगे। सभा और समिति नामक संस्थाओं का प्रभाव, सभा और समिति जिनको हम पढ़ा चुके हैं ऋग्वेद, सभा और समिति नामक संस्थाओं का प्रभाव कम हो गया है, कम हो गया था। अब राजा क्या स्वतंत्र हो गया है, जो राजा है वही सर्वशक्ति वाली, राजा का पुत्र राजा बनेगा। अब हो गया यहाँ राजा का लड़का ही राजा बनेगा, और जब राजा का लड़का राजा बनेगा तो समाज में भी आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण बनेगा, क्योंकि राजा ही से तो फैसला होता है। अब यहाँ लिखें, अब राजा कबीले की रक्षा के स्थान पर प्रमुख कार्य भूमि विस्तार, या इसी को आप लिखेंगे क्षेत्र विस्तार था। अब उसको जमीन जीतने का शौक था, यानी लड़ाई अब जमीनों पर चालू हो गई है। ठीक, तो ये कुछ आपने राजा के बारे में वहां जाना। अभी अच्छा, राजा यहाँ एक और आप इसको प्रूफ देखेंगे इतरे ब्राह्मण के साथ। इतरे ब्राह्मण के अनुसार जैसे पूरब का राजा है वो अपने आप को सम्राट कहता है, पश्चिम का राजा अपने आप को स्वराट कहता है, दक्षिण का राजा अपने आप को भोज कहता है, उत्तर का राजा अपने आप को विराट कहता है। यानी वो अब उपाधियां भी धारण करने लगे हैं। तो आप लिखें राजा अब उपाधियां भी धारण करने लगे हैं। अब इनको हम एक आपको डायग्राम से समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्या लिखेंगे? अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें राजा को ही पढ़ रहे हैं। अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं? राजा को ही देख रहे हैं। राजा, तो राजा क्या कहने लगा है? ऐसा लिखें आप, इतरे ब्राह्मण के अनुसार, इतरे ब्राह्मण के अनुसार राजा उपाधि धारण करने लगा है, अब कैसी धारण कर रहा है? तो उसमें भी है, जैसे पूर्व का राजा है, मानो यदि पूर्व क्षेत्र का राजा है तो लिखेंगे आप पूर्व का राजा, पूर्व दिशा का जो राजा है वो अपने आप को क्या कहता है? वो अपने आप को कहता है सम्राट। तो अब राजा को क्या हो गया है? अब राजा उपाधियां भी धारण करने लगा है। पश्चिम का राजा है, मान लो पश्चिम का राजा है, और ये बात कहाँ कही गई है? ये आपकी बात
ऐतरेय ब्राह्मण में कही गई है। तो पश्चिम का राजा क्या कहता है अपने आप को? सौराठ कहता है। ठीक, अब उत्तर का राजा भी कुछ कहता होगा, तो उत्तर का राजा, यानी ये सब क्या करने लगे हैं? उपाधियां धारण करने लगे हैं। इसको जो अपने आप को विराट कहता है। ठीक, और दक्षिण का राजा अपने आप को क्या कहता है? भोज। दक्षिण का राजा क्या कहता है? भोज। ठीक, तो जो राजा उपाधियां भी धारण करने लगे हैं। अब राजा युद्ध जीतने के लिए यज्ञों का भी सहारा लेने लगे हैं। तो अगला पॉइंट हम लिखाते हैं, कुछ यज्ञ हैं। अच्छा, उसमें भी है जो पूर्व का यज्ञ करने वाले राजा कौन सा युग कराते? तो वाजपेयी यज्ञ जो है पूर्व की तरफ होता है, उसको भी हम लिखा देंगे। अब आप आगे लिखें। तो समझ गए, इतने ब्राह्मण के अनुसार राजा क्या करने लगा है? उपाधि धारण करने लगा है। पूरब का राजा सम्राट कहता है, पश्चिम का राजा क्या कहता है? सौराठ कहता है। उत्तर का राजा क्या कहता है? आपको विराट कहता है। और दक्षिण का राजा आपको क्या कह रहा है? भोज। अब लिखेंगे राजा युद्ध। तो यहां देखो, राजा जब युद्ध जीतने के लिए यज्ञों का सहारा ले रहा है, यानी यहां पुरोहितों की या ब्राह्मणों की क्या हो रही है? स्थिति सुधर रही है, बढ़ रही है, या उनका बोलबाला बढ़ रहा है। राजा युद्ध जीतने के लिए, राजा युद्ध जीतने के लिए यज्ञों का सहारा ले रहा है। यज्ञों का सहारा ले रहा है। तो कुछ यज्ञ हैं जिनको आपको जानना होगा, तो लिखेंगे। पहला यज्ञ है आपका वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी, बाज है, वाजपेयी यज्ञ। वैसे वाजपेयी यज्ञ जो है वो पूरब का राजा ज्यादा देखता है, पूरब का राजा। ये भी आप ब्रैकेट में लिखते रहे। होता क्या है वाजपेयी यज्ञ? क्या होता है? राजा के जन्म दिवस पर एक रथ दौड़ होती है और राजा के ही घोड़े को उसमें जिताया जाता है, उस रथ को। तो लिखेंगे राजा के जन्मदिन पर या जन्मदिन के अवसर पर, जो भी बोर्ड पे ना दिख रहा हो, हम बोलते जा रहे हैं। राजा के जन्मदिन के अवसर पर रथ दौड़ होती थी, रथ दौड़ होती है। और ये रथ दौड़ में राजा के घोड़े को ही या राजा के रथ को ही जिताया जाता। तो वाजपेयी यज्ञ हो गया। इसके बाद जो एक यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आपने खूब देखा होगा। ये एक घोड़े को छोड़ा जाता है, जो भी अश्वमेध यज्ञ, उसको पकड़ेगा राजा, उससे युद्ध करेगा। फिर भी और देखा जाए तो पश्चिम का जो राजा होता था वो खासकर क्या कराता था? अश्वमेध यज्ञ कराता था। तो अश्वमेध यज्ञ कै के लिए होता है? अश्वमेध यज्ञ होता है शक्ति प्रदर्शन के लिए, कि हमारा घोड़ा जो भी पकड़ेगा उससे हमें युद्ध करना होगा। आपने इसको रामायण वगैरह में भी देखा है। अश्वमेध यज्ञ ये कै के लिए होता है? शक्ति प्रदर्शन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। ठीक, और पश्चिम का राजा करता है। तो ये भी आपको हल्का सा ध्यान रहा। अब इसके बाद यज्ञ होता है, ये कौन सा आपका? एक यज्ञ होता है आपका राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ ये राजा के कब होता है? अभिषेक के समय होता है। और ये मध्य क्षेत्र का जो राजा होता है बीच का, वो ये करता है खासकर राजा के राज्याभिषेक पर, राजा के राज्य अभिषेक पर, राजा के अभिषेक पर। ठीक है, और कहाँ का राजा देखकर? मध्य क्षेत्र का। यदि कभी क्षेत्रों की बात आई तो मध्य क्षेत्र का। और यहाँ लिख लेंगे आप क्या? राजा के अभिषेक पर। तो जो नीचे लिखा है यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ राजा के राज्याभिषेक पर, अभिषेक पर हमने यहाँ लिखा दिया नीचे। अब एक और आपको यज्ञ देखना है, उसका नाम है आपका, जो उत्तर का राजा करता है, पुरुषमेघ यज्ञ। चौथा देखेंगे आप, पुरुषमेघ यज्ञ। ये सामान्यतः उत्तर का राजा कराता था। उत्तर का राजा। ये यज्ञ क्यों कराए जा रहे हैं? ताकि युद्ध को जीतने में इन यज्ञों की मदद ली जाए। तो पुरुषमेघ यज्ञ में देखा जाए क्या लिखना है हमें? यहां 25 हवन कुंडों का यज्ञ होता था, यानी 25 हवन कुंड बनाए जाते थे। क्लियर? अब एक और है आपका अग्निष्टोम यज्ञ।
इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 5वां है अग्नि स्टोम यज्ञ। ये होता था लगभग जन कल्याण के लिए। कैसे जन कल्याण के लिए? जैसे जन कल्याण हेतु सोम रस से इसकी आहुति दी जाती है। जैसे टिड्डियाँ वगैरह का हमला हो रहा है तो उसके लिए हो जाए, तो इसको आप, या कोई भी और मुसीबत आ रही है राज्य पर अकाल, तो उसके लिए, तो क्या लिखेंगे इसको? जन कल्याण के लिए, जन कल्याण हेतु यज्ञ होता था। और एक और इसमें खास बात है, सोम रस से आहुति दी जाती थी, आहुति दी जाती थी। ये मान लो कोई भी राज्य में या क्षेत्र में समस्या है तो उसके लिए ये होता था आपका, क्योंकि उनका मानना था कि अग्नि से ही सब चीज़ों का निदान होता है। ठीक है ना? तो ये यज्ञ भी आप जान गए। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित है, तो राजा के जन्मदिन पर। अश्वमेध यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए। राष्ट्रीय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक पर। पुरुषमेध यज्ञ 25 हवन कुंड के इसमें होता है। और आपका जो अग्निष्टोम है जन कल्याण के लिए होता है। और यदि यह भी पूछा जाता है कौन सा राजा कराता था, तो वो भी आपने स्पष्ट यहाँ समझ लिया है। अभी आप राजाई को देख रहे हैं, अब आप क्या देखोगे यहाँ? अब देखोगे आप राजा की सहायता के लिए, यहाँ राजा की सहायता के लिए यहाँ एक राज परिषद होती थी, जिसे रत्निम कहा जाता था। क्या कहते थे? रत्निन। उसको भी हम देखेंगे। और यहाँ जो राजा को टैक्स मिल रहा है वो अब बलि नामक कर नहीं मिल रहा है। बलि नामक कर क्या होता था? स्वेच्छा से दिया जाता था। अब राजा को जो टैक्स मिल रहा है वो अब यहाँ नियमित टैक्स हो गया है, उसको भाग कहने लगे हैं, शुल्क कहने लगे हैं। ठीक है, तो अब अभी राजा ही चल रहा है। राजनीतिक जीवन में हम क्या पढ़ रहे हैं? राजा को ही देख रहे हैं। अगला देखें आप, नोट्स आप अपने प्रॉपर बनाएं। क्या लिखेंगे? राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए राज परिषद का गठन किया गया। राज परिषद का गठन किया गया था। उसे क्या कहते थे हम? रत्निन कहते थे। ये नाम भी याद रखेंगे। इनकी जो संख्या होती थी वो होती थी 12। कितनी इनकी संख्या है? 12। यानी रत्निन, या जो रत्निन राजा की सहायता के लिए जो रत्निन बनी है वो कितनी है? 12। और 12 लोगों में और भी क्वालिटी है। यह क्या होते थे? कुलीन लोग थे या उच्च कुलीन लोग थे? उच्च कुलीन लोग, क्योंकि राजा की परिषद है। और कान में रत्न धारण करते थे ये लोग, कान में रत्न। और प्रमुख पदाधिकारी होते थे, प्रमुख पदाधिकारी होते थे। अब हमें राजा तो आपने देख लिया है, उन 12 रत्नन को यहाँ देखना है। तो हम इसको रफ करते हैं और 12 रत्नन को हम एक साइड से लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पहला कौन है? देखिए पूरी संख्या सेनानी है। राजा के बाद जो उनकी सहायता के लिए सेनानी क्या होता है? सेनापति है। सेनापति, सेनानी को क्या कहते हैं? सेनापति। दूसरा पुरोहित। पुरोहित यहाँ मंत्री के रूप में हो गया, जो कि ब्राह्मण हुआ करता था। पुरोहित के बाद यहाँ होता है महर्षि। महर्षि क्या है? आपसे ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी, और पूछी जाएगी कि उत्तर वैदिक काल में जो महिषी शब्द है वो किसके लिए उल्लेख किया गया है? तो ये आपका पटरानी प्रमुख होती थी। मतलब रानियों में, जो राजा की कई रानियां होती थी, तो जो पटरानी में प्रमुख होती थी उसको बोलते थे क्या? महिषी। ये भी राजा की रत्नन में शामिल होते थे। ठीक है, जो आपकी 12 हुआ करती थी। इसके बाद युवराज। युवराज तो आप जानते हैं राजा का पुत्र क्या कहलाता है? युवराज। ये भी टीम में रहता था। युवराज के बाद प्रमुख पद है दूत का, जिसको सारथी भी कहते हैं आप। दूत, दूत यानी सारथी। और राजा का सारथी। दूत के बाद आता है आपका क्या? ग्रामीणी, जो ग्राम का प्रमुख होता था। ग्रामीणी, तो आपकी राजा को पता चल सके गांव में क्या चल रहा है। ग्रामीणी के बाद रथकार। रथकार जो राजा का रथ बनाता है वो होता है रथकार। रथकार के बाद हो गया संग्रहित। संग्रहित मतलब जो कर संग्रह करता है, कर संग्रह करता है। ठीक है, तो यहां संग्रहित तक हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे, यहां लिख दे रहे हैं भागदूत। भागदूत क्या है? भागदूत पूछा जा सकता है। ये कोषाध्यक्ष होता है, लिखा पढ़ी का हिसाब किताब, कोषाध्यक्ष। भागदूत के बाद है इनके पास अक्षयवाज। ये क्या है?
ये बड़ा है। और आपको राजा को जुआ खेलने में मदद करता था, तो जो ध्यान रखेंगे, राजा को जुआ में मदद करता था, राजा को जुआ में मदद करता था ताकि राजा जीत जाए। अब अक्षयबाज हो गया, भागदूत कोषाध्यक्ष हो गया। इसके बाद है पालागल। पालागल कौन है? पालागल है राजा को हंसाने वाला। यहां देखिए राजा पूरा राजा हो गया है, राजा को हंसाने वाला। और पालागल के बाद है आपका गोबीकृत। ये क्या है? शिकार में राजा की मदद के लिए, शिकार में राजा की मदद के लिए ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये होगी राजा की परिषद। जैसे सेनानी में कोई दिक्कत नहीं, पुरोहित में कोई दिक्कत नहीं, महर्षि को ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। विवराज में कोई दिक्कत नहीं, दूत में नहीं, रथकार में नहीं, संग्रहित में कोई दिक्कत नहीं, इनको अभी आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भागदूत कोषाध्यक्ष होता है, अक्षबाज राजा को जुआ खेलने में मदद करता है, पालागल राजा को हंसाने के लिए, और गोबीकृत जो राजा को शिकार में मदद करता है। बस 2 चीजें और यहाँ देखना है हमें। अब जो कर आता है वो नियमित आता है, और वो स्वेच्छा से नहीं आता है। स्वेच्छा से जो कर आता था वो तो ऋग्वैदिक काल में आता था, बलि नामक कर, जिसको जो कुछ राजा को देना है वो भेंट अर्पण कर देता था। परंतु अब क्या हो गया, यहाँ नियमित कर चालू हो गया, क्योंकि राजा क्या हो गया है, यहाँ अब एक वंशानुगत हो गया, तो नियमित कर मिलेगा आपको यहाँ। और नियमित कर 2 रूपों में आता है, भाग और शुल्क। और एक चीज और लिखें, जो टैक्स लेते थे उसमें क्या लेते थे, तो यहां लेते थे वो पशुधन, और पशुधन के बाद क्या बचा, अनाज बचे। तो इस यहाँ एक टैक्स लगता था, और लोग कहते हैं संभवतः यहाँ 1/6 हिस्सा राजा को देना पड़ा, अनिवार्य हो गया। आप जी पहले क्या था, बलि नामक कर था, स्वेच्छा से था, परंतु अब यहाँ क्या हो गया है, राजा को टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये आपने आज क्या देखा, ये आपने क्या देखा, उत्तर वैदिक काल को आपने जाना कि यहाँ लोग स्थायी हो गए, कृषि करने लगे, दूसरा व्यवसाय इनका पशुपालन हो गया। अब राजा पशुओं के लिए युद्ध नहीं लड़ता है, अब राजा भूमियों के लिए, यानी भूमि विस्तार, इनका क्षेत्र देख लिया, सत्येंद्र से बढ़कर कहाँ तक आ गया, गंगा यमुना द्वीप तक आ गया। भौगोलिक विस्तार का कारण भी जाना आपने। राजा जो उपाधियां धारण करने लगा उस भी आपने देखा, पूरब का राजा क्या धारण करता है, पश्चिम का राजा, उत्तर का, दक्षिण का, ये सब उपाधि धारण करने लगा। राजा युद्ध जीतने के लिए यज्ञ भी कराने लगे, उनको भी हमने डिस्कस किया। राजा का पद यहाँ वंशानुगत भी हो गया, और यहाँ राजा भूपति कहलाने लगा। और जो यहाँ राजा किसको माना जा रहा है, जो कई जनों से मिलकर बना है, यानी 2 से अधिक जन मिलकर जनपद बन जाता है। तो ये उत्तर वैदिक काल को हमने यहाँ जाना। अब अगला जो हमारी क्लासेस होगी वो होगी सामाजिक जीवन, और आपका धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन। संभवतः 2 क्लास में हम उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट कर जाएंगे, और लास्ट में इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो महाजनपद काल का आएगा। आज के लिए धन्यवाद।